नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि बैंक के शेयर लेना इजी है? तो सोच लो फिर एक बार, क्योंकि सिर्फ बैंक का नाम बड़ा होने से या फिर काम अच्छा होने से वो स्टॉक में या फिर जहाँ भी हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ ऐसे ही नाम सुन के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि असली खेल नंबर्स का होता है एंड उसके मैनेजमेंट का होता है, जो बहुत लोगों को वैसे पता नहीं होता। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो 5 फैक्टर्स जो हर इन्वेस्टर को चेक करने चाहिए कि जब भी वो किसी बैंकिंग सेक्टर की कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहे तब। एंड वो भी हम समझेंगे एक रियल एग्जाम्पल के साथ एंड एकदम सिंपल आसान लैंग्वेज में। सो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपका पैसा सेफ रहे और आप बने एक स्मार्ट इन्वेस्टर। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट एडवाइजर एंड इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर। सो ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। ये कोई बाय सेल और होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी भी बैंक में अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपना खुद का रिसर्च तो जरूर कीजिए, या फिर सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट का एडवाइस लीजिए या फिर उनकी हेल्प लीजिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वाई वी एनालाइज द बैंकिंग सेक्टर। तो दोस्तों, बैंक जो होता है ना, वो किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होती है। और स्टॉक मार्केट में भी पीएसयू एंड प्राइवेट बैंक का वेटेज जो होता है वो बहुत बड़ा रहता है। लेकिन बैंक में पैसा लगाने से पहले सिर्फ उसकी प्राइस देखने से पैसा नहीं लगाना चाहिए कि ये शेयर सस्ता है, ये शेयर अच्छा है, लेकिन वो आगे जाके बढ़ना चाहिए। ऐसा सिर्फ यही सोच के हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उसके लिए हम पहले 5 बेसिक फैक्टर्स देखेंगे कि वो फैक्टर के बेसिस पे हम एनालाइज करेंगे बैंकिंग सेक्टर को, एंड देन वी इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन से 5 फैक्टर है। तो सबसे पहला फैक्टर है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन। मतलब दोस्तों, ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन का सिंपल मतलब क्या होता है कि बैंक कितना कमा रहा है उनके लोन से और कितना दे रहा है डिपॉजिट पे। एक सिंपल एग्जांपल के ऊपर से समझते हैं कि मान लो आपने बैंक में एफडी किया एंड 6% के रेट पे, एंड बैंक वही पैसा किसी और को होम लोन पे देता है 9% पे रेट पे। तो जो बीच का 3% का मार्जिन है ना, वो बैंक का प्रॉफिट होता है। अब इमेजिन करो कि एच डी एफ सी बैंक का एवरेज नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 4.1 है। एंड सो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि अपने जो कंपटीशन से ज़्यादा मार्जिन कमा रहा है एचडीएफसी बैंक। क्योंकि आप मार्केट में देखोगे तो एचडीएफसी बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज़्यादा है। मीन्स हायर नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज इक्वल टू बैंक की कमाई ज़्यादा एंड इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा है। तो सबसे पहला हमने फैक्टर समझा कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन। देन सेकंड सेकंड फैक्टर इज कासा रेशियो। कासा मीन्स करंट अकाउंटिंग एंड सेविंग अकाउंट का पैसा। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो बैंक आपको सिर्फ 3% इंटरेस्ट देता है। मतलब वो पैसा बैंक के लिए बहुत ही चीप फंड बन जाता है। अगर कासा ज़्यादा होगा तो बैंक को कॉस्टली फिक्स डिपॉजिट या फिर लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोटक का कासा रेशियो बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा है अभी तक का, जो है 55%। सो उसके पास आधा पैसा ऑलमोस्ट फ्री में मिल रहा है एंड इसलिए उसके मार्जिन स्ट्रॉन्ग भी रहते हैं। Then we move to third factor, which is gross non-performing asset and net non-performing asset means NPA. सो एनपीए क्या होता है, तो पहले ये समझ लेते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग असेट मीन्स बैड लोन। यानी कि ऐसे लोन जिनमें इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल वापस आने की संभावना बहुत ही कम रहती है। एंड क्योंकि वो जो बोरोवर्स रहता है वो उसने 90 डेज तक बैंक को मीन्स कोई इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल पे नहीं किया होता है। सो इसको हम एक आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में समझते हैं कि मान लो कि आपने किसी रिलेटिव्स को 1 लाख रुपए उधार दिए और वो रिलेटिव्स ऐसा है कि उसने आपको उधार वापस दिया ही नहीं। तो वो पैसा तो आपको गया, आप उसमें फंस गए। तो वही सेम केस में बैंक के साथ होता है कि बैंक में जो रहता है वो बैंक किसी को लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन वो 90 डेज के अंदर उसका कोई इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल पे नहीं कर सकता। तो वो बैंक के सामने वो जो लोन रहता है वो नॉन परफॉर्मिंग असेट मीन्स बैड बैड लोन का कहलाया जाता है। तो हम एग्जांपल देखते हैं कि एचडीएफसी का जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट है वो सिर्फ 1.2% है, जबकि पीएनबी जो पंजाब नेशनल बैंक उसका 6% है। देन इसका मतलब प्योरली हुआ कि एचडीएफसी बैंक का जो लॉन्स है वो ज़्यादा सेफ है। देन
we move to fourth factor, which is capital adequacy ratio, CAR. सो CAR का सिंपल भाषा में मीनिंग समझे कि अगर बैंक को फ्यूचर में बड़े लॉसेस फेस करने पड़ जाए तो उसके पास कितना एक्स्ट्रा कैपिटल है जो उसको बचा सके। जैसे आप घर में इमरजेंसी फंड रखते हो ना, वैसे ही बैंक को भी अपने टोटल लॉन्स के कंपैरिजन में कुछ पैसा रिजर्व में रखना पड़ता है। ये रिजर्व कैपिटल का कुछ परसेंटेज रहता है, उसको ही हम कैपिटल एडुकेसी रेशियो बोलते हैं। एंड जितना हायर कैपिटल एडुकेसी रेशियो है उसका मतलब बैंक सेफ है, उसके पास बफर ज़्यादा है। एंड बेजल 3 नॉर्म्स के हिसाब से मिनिमम कैपिटल एडुकेसी रेशियो 11.5% तो होना ही चाहिए। पर जो देश के जो टॉप प्राइवेट बैंक है इससे काफ़ी ज़्यादा रखते हैं, जैसे कि कोटक अपना रखता है 22% एंड HDFC का CAR है वो 19% है। ये बहुत स्ट्रांग है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर इकोनॉमी में कोई क्राइसिस भी आ जाए या फिर नॉन परफॉर्मिंग असेट बढ़ जाए तो ये बैंक अपने आप को संभाल सकते हैं, स्टेबल रख सकते हैं। देन चलते हैं वन ऑफ द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। सो रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब ROE। तो यानी कि शेयर होल्डर का पैसा जो बैंक जो है वो कितना मुनाफा कमा के दे रहा है। मान लो कि आपने किसी अपने दोस्त को दुकान लेने में हेल्प की और वो दुकान लेने में आपने 1 लाख रुपया लगाया, तो वो दुकान के ज़रिए वो आपका दोस्त 20,000 का अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो आपके दोस्त का जो दुकान का जो ROE रहता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, विच इज़ 20% हुआ। तो वही बैंक के साथ होता है कि जितना ज़्यादा ROE है उतना बेटर शेयर होल्डर पैटर्न रहेगा, उतना बेटर ROE रहेगा। जितना ज़्यादा ROE उतना बेटर है शेयर होल्डर के लिए। एंड HDFC का हम ROE देखें तो वो 17% है एंड ICICI का देखें तो 16%। मतलब इन बैंक्स का पैसा लगाने वालों को अच्छा रिटर्न मिल रहा है। मतलब आप ऐसा बैंक चूज कीजिए कि जहाँ पे एक अच्छा रिटर्न दे सके कोई भी बैंक। एंड अब हम चलते हैं एक एक्सेल पे और रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि मार्केट के हिसाब से इंडिया के टॉप 10 बैंक कहाँ स्टैंड करते हैं और 5 फैक्टर्स के एनालिसिस से कौन सा बैंक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंडिया के टॉप 10 बैंक अपनी मार्केट कैपिटल के हिसाब से हमने रखे हैं, जिसमें है SBI, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा, ICICI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, इंडसइंड, यूनियन बैंक एंड कैनरा बैंक। एंड उसके हिसाब से वहाँ पे अपने जो फैक्टर्स कंसीडर किए थे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, कासा रेशियो, ग्रोथ एंड नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड रिटर्न ऑन इक्विटी कंपेयर टू इट्स मार्केट कैप। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट कैप में कौन सा बैंक सबसे बड़ा है इन बैंकिंग सेक्टर। सो विच इज HDFC बैंक। सो उसका मार्केट कैप है 12 लाख करोड़। ये सब जितनी भी वैल्यूज है वो सब करोड़ में है। सबसे ज़्यादा 12 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटल है HDFC बैंक की। देन उसके बाद किसकी है तो वो है ICICI बैंक, विच इज़ another private bank in India, which is 7 लाख करोड़ का मार्केट कैप। एंड देन एक PSU बैंक आता है विच इज SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसका मार्केट कैप है 5,60,000 करोड़ रुपीस। तो अब दोस्तों जो हम ये टेबल है उसको हम अगर ध्यान से देखें तो इसमें इंडिया के टॉप 10 जो बैंक है वो अब मैंने बोला कि ये फैक्टर्स है, हम 5 फैक्टर कंसीडर कर रहे। तो हम देख रहे हैं कि HDFC बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन हाई है, कासा रेशियो स्ट्रांग है, नॉन परफॉर्मिंग असेट बहुत कम है एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी स्ट्रांग है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी टॉप क्लास है। देन अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा का कासा बेस जो सबसे ज़्यादा है 55%, जो मैंने बोला था कि कासा जितना ज़्यादा उतना अच्छा है, तो इसका मतलब सस्ता पैसा और स्ट्रॉन्ग मार्जिन उसके पास है। किसके पास? कोटक महिंद्रा बैंक के पास। देन हम बात करते हैं कि ICICI भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि उसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी ज़्यादा है, अच्छा है एंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन एंड कैपिटल एडुकेसी रेशियो भी बैलेंस में है। एंड दूसरी तरफ हम बात करें कि PSU बैंक, जहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, यूनियन बैंक या फिर कैनरा बैंक,
जहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग असेट एकदम हाई है। पंजाब नेशनल बैंक का तो हमें पता ही है कि नीरव मोदी का जो स्कैम हुआ था उसकी वजह से वो नॉन परफॉर्मिंग असेट अभी हाई हो गया है, लेकिन वो बैंक भी अभी रिवाइव कर रहा है एंड खुद को अपडेट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। एंड तो अगर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करना है तो ये नंबर्स को आप ध्यान में रखिए, ज़रूर ध्यान में रखिए, और ये फैक्टर्स को कंसीडर करके चलिए जब भी आप इन्वेस्ट करें इन बैंकिंग सेक्टर। तो दोस्तों, बैंक स्टॉक लेने से पहले सिर्फ प्राइस नहीं, लेकिन ये 5 फैक्टर्स ज़रूर चेक कीजिए। कौन से 5 फैक्टर हैं, हम फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। सो नंबर 1 पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन, देन कासा रेशियो, then non-performing asset and capital adequacy ratio and return on equity। तो ये 5 का कॉम्बिनेशन ही आपको बताएगा कि बैंक कितना हेल्थी है और कितना सेफ है आपके पोर्टफोलियो के लिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड यूजफुल लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में बताइए कि आप कौन से बैंक में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और अगला वीडियो आप कौन से सेक्टर पे बनाना चाहेंगे, तो मैं आपको वो सेक्टर पे भी एनालिसिस करके बताऊंगा कि किस किस सेक्टर में कौन से हमें रेशियोज एंड फैक्टर्स देखने चाहिए, ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट एक बेटर जगह पे हो। और तब तक के लिए स्मार्ट इन्वेस्ट करो, सेफ इन्वेस्ट करो पॉकेट फाइनेंस के साथ। जय हिंद एंड जय भारत।